बीएड सेकेंड सेमेस्टर और जो पेपर है वह है टीचिंग ऑफ साइंस। टीचिंग ऑफ साइंस विज्ञान शिक्षण, ये दो भागों में विभक्त है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला बिंदु है मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियाँ। कुछ विधियों का उल्लेख है, लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड मेनी मोर। Let us take it one by one. We take up lecture method today. Many times I have said that the main aim of teaching is to bring about socially desirable behavioral changes in the students. बालकों में वांछनीय व्यवहारिक परिवर्तन ले आना यह शिक्षण है, जो कि सामाजिक रूप से मान्य हो और सामाजिक रूप से उपयोगी हो, बालक के लिए भी उपयोगी हो। बहुत पहले जब विज्ञान इतना उन्नति नहीं कर पाया था, तो प्राचीन भारत में, प्राचीन विश्व में, मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन विश्व में, यहाँ तक कि अब से करीब 20 और 30 वर्ष पहले भी वही व्यवस्था चली आ रही थी कि पढ़ाने की सारी विधियों में व्याख्यान विधि ही अधिकांश प्रयोग में लाई जाती थी। व्याख्यान विधि के अपने कुछ गुण और दोष हो सकते हैं, लेकिन पहले हम समझ लें कि अब भी यह एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। सारे विषयों के लिए यह भले उपयोगी ना हो, लेकिन व्याख्यान विधि आज भी बहुत सारे विषयों में, बल्कि सभी विषयों में उपयोगी है। और शिक्षण तभी सफल होगा या प्रभावी होगा जब विधियाँ कुछ बातों को ध्यान में रख करके चयनित की जाएंगी कि हमारी ऑडियंस क्या है, किस कक्षा को, किस आयु वर्ग के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, और हमारे पास किन किन विधियों से पढ़ाने के संसाधन हैं। तो उसके बाद ही हम मेथड का चुनाव करते हैं। और मेथड होता क्या है? मेथड इज द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति की शैली। इसको हम विधि कहते हैं, व्याख्यान विधि हो या कोई और विधि हो। कि मेथड इज नथिंग, ये मेथड इज नथिंग but the style of presentation. But it is important to note that method should not be an end point. It should not be an end point itself, but should be used as a means to achieve the pre-decided, pre-specified objectives of teaching. And once again I would like to repeat that the same method should not be strictly followed at all times, but should be flexible to suit the infinite variety of circumstances and conditions existing in a given situation. हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक कक्षा के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग अच्छा रहेगा, प्रभावी रहेगा। और विधियां दो ही हो सकती हैं, या तो शिक्षक केंद्रित
और या तो शिक्षार्थी केंद्रित। जहाँ तक व्याख्यान विधि का प्रश्न है, व्याख्यान नाम से ही, लेक्चर मेथड इस नाम से ही पता चलता है कि यह अध्यापक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड मेथड है। लेक्चर मेथड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, प्रेजेंटेशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। काफ़ी सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं और विरोध करते हैं तो कुछ बिंदुओं पर उनका विरोध सही भी है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि आज के युग में भी लेक्चर मेथड का कुछ न कुछ उपयोग करना ही पड़ेगा। Despite the fact that this method does not cater for realizing the aims of teaching science and is not in accordance with the principles of teaching, but still it is the most dominating method and is adopted by majority of teachers. रियली एक शोध का परिणाम बताता है कि टीचर्स रियली लव टू लेक्चर। व्याख्यान विधि में बहुत सारे अध्यापकों की गहरी रुचि है और व्याख्यान विधि से ही वो कोशिश करते हैं कि बच्चों तक वह तथ्य पहुँचाएँ, वह कौशल पहुँचाएँ जो वह पहुँचाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कोई भी विधि बिल्कुल अच्छी नहीं होती है और कोई विधि बहुत ही ख़राब नहीं होती है। जब इंस्ट्रक्शन देना होता है, कुछ नई बात बतानी होती है, तो देखना होता है कि हमारी ऑडियंस क्या है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और यह भी देखना होता है कि बच्चों का मानसिक और पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रीवियस नॉलेज क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे कितने अटेंटिव हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की एज में कैसे सारे बच्चों को एक साथ लेकर हम चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि व्याख्यान विधि में ऐसा है क्या जिसके कारण अधिकांश अध्यापक व्याख्यान विधि को ही पहले स्थान पर रखते हैं। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, इट इज़ इकोनॉमिकल। इसमें व्यय या खर्च बहुत कम आता है। अगर हम लेबोरेटरी मेथड की बात करेंगे या किसी एक्टिविटी को कराते हैं तो प्रायः कुछ न कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, और व्याख्यान में अगर चाक बोर्ड ना भी हो तो काम चलेगा। इसके हम डीमेरिट्स पर भी बाद में आएंगे, अभी हम लोग बात मेरिट की कर लें। यह इकोनॉमिकल है बिकॉज वी डू नॉट नीड एनी लेबोरेटरी or any apparatus or teaching aid. Even if there is no chalkboard, we can bank upon lecture method. और दूसरी वजह जिसके द्वारा अधिकांश शिक्षक इसको वरीयता देते हैं वो है, it simplifies the work of teacher.
अभी जो कुछ मैं कर रहा हूँ यह व्याख्यान विधि ही है, यहाँ कोई इंटरेक्शन नहीं है। आप इसको आगे वीडियो में सुनेंगे या बंद कर देंगे, आपकी इच्छा, इस पर कंट्रोल नहीं है। और वैसे ही क्लासरूम में भी इस पर कंट्रोल नहीं होता। इन बातों को हम फिर से डिमेरिट में ले आएंगे, लेकिन यह शिक्षक के कार्य को बहुत कुछ आसान बना देती है। यह विधि बहुत आसान बना देती है। बहुत सारा प्रयास शिक्षक को नहीं करना होता है। वह तैयार होकर आता है और अगर अनुभवी है तो कुछ विषयों पर अगर उसका आधिपत्य है उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह आसान लगता है और बहुत सारे अध्यापक इस विधि को अपनाते हैं। और जहाँ तक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने की बात है, उसमें भी व्याख्यान विधि का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें तथ्य बताने हों, कुछ कारण बनाने हों, कारण बताने हों, या रिलेट करना हो दो घटनाओं के बीच में, या विज्ञान के बारे में ही अगर किसी वैज्ञानिक की जीवनी बतानी हो, किस स्टेज पर उसने क्या प्राप्त किया और क्या क्या किया, अगर यह बताना हो तो इसके लिए भी व्याख्यान विधि बिल्कुल एक सही विधि है। विज्ञान का ही ऐतिहासिक ज्ञान देना होगा तो आप कोर्स की लेबोरेटरी में ले जाएं और बताएं कि यह यंत्र इस समय खोजा गया, ईयर ये था और बाकी सारे मॉडल्स और चार्ट हों। लेकिन अगर उसके बगैर काम चलाना हो तो व्याख्यान विधि के द्वारा हम किसी वैज्ञानिक की जीवनी या किसी इंस्ट्रूमेंट का या पूरे विज्ञान का इतिहास बता सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें खर्च बहुत कम आता है, अध्यापकों के कार्य को यह आसान कर देती है, और विज्ञान का इतिहास बताने के लिए, वैज्ञानिकों की जीवनी की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि एक महत्वपूर्ण विधि है और बाकी सारी विधियों से श्रेष्ठ भी है अगर इन पैरामीटर्स को लिया जाएगा तो। अब जाहिर सी बात है कि जो गुण होता है वहीं कहीं न कहीं दोष भी होता है। जो खूबियाँ होती हैं वही बदले हुए परिप्रेक्ष्य में, बदले हुए समय और स्थान पर ये खूबियाँ खामियाँ हो जाती हैं, मेरिट डीमेरिट हो जाती है। जैसे अगर किसी की प्रशंसा में कहें कि इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लास, तो इसका मतलब ये भी होता है कि इट इज़ नॉट teacher centered class. The teacher doesn't occupy the highest pedestal. Like in idealistic situation. बहरहाल इसकी डीमेरिट की बात करते हैं संक्षेप में। विज्ञान पढ़ने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना परमावश्यक है। और जहाँ तक साइंटिफिक एटीट्यूड की बात की जाती है, साइंटिफिक मेथड की बात की जाती है, वहाँ पर व्याख्यान विधि कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। केवल भाषण देने से, केवल व्याख्यान दे देने से बालकों में वैज्ञानिक रुचि का विकास एक बड़ी सीमा तक नहीं होगा। So to develop scientific attitude, it is not one of the good methods of teaching. और दूसरी बात अगर आप एनालाइज करेंगे तो खुद से ही समझ जाएंगे, it is not based on the principles of learning by doing or learning by playing. बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि होती है और कुछ कार्य करने में बड़ी रुचि होती है। और आज के वैज्ञानिक परिवेश में सारी की सारी शिक्षा गतिविधि केंद्रित होती जा रही है। सो लेक्चर मेथड में बहुत सीमित सीमा तक ही कोई गतिविधि कराई जा सकती है।
उसकी भी भरपूर प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। तो व्याख्यान विधि पर शिक्षक अगर पूर्णतया निर्भर करता है तो कहीं न कहीं ये जो सिद्धांत हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इस सिद्धांत का पालन नहीं हो पाता है। और तीसरा होता है कि बालक बड़े चंचल होते हैं, उनकी उम्र कम होती है। आप बीएड कर रहे हैं, कल को टीचर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, और आप बीएड कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप क्लास 6th ग्रेड से लेकर के 10th ग्रेड के लिए, उसके लिए आप बीएड कर रहे हैं। प्राइमरी के लिए डीएलएड है और हायर एजुकेशन के लिए फिर कभी बातें होंगी। तो यह जो अवस्था है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th की, ये जो किशोरावस्था है, बालक का मन चंचल होता है। बार बार वह शारीरिक रूप से क्लास में उपस्थित होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसका मन बाहर भटकता रहता है, डिविएट होता रहता है, वह कुछ और सोच रहा होता है। और व्याख्यान विधि में यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि सारे के सारे बच्चे अपना 100% ध्यान शिक्षक की बात को सुनने में ही लगा रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसकी अगली जो डिमेरिट है वो ये है कि द टीचर इज़ द एक्टिव पार्टिसिपेंट। इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है वह शिक्षक है, और जो बच्चे हैं दे बिकम पैसिव पार्टिसिपेंट। शिक्षक चूँकि व्याख्यान दे रहा है वह सक्रिय है, और बच्चे केवल सुनते हैं। इस सीमा तक उनको केवल सक्रिय कहा जा सकता है, लेकिन इससे अधिक उनकी सक्रियता नहीं होती है। यद्यपि इसमें अगर थोड़ा सा प्रश्न और उत्तर जोड़ दिया जाए तो कुछ हद तक भरपाई हो जाती है, लेकिन यह ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक सक्रिय होता है और विद्यार्थी एक बहुत सीमित सीमा तक ही सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो पाते हैं, नहीं तो वो पैसिव लिसनर होते हैं। इस विधि के विरोध में यह भी कहा जाता है कि इसमें यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि बच्चे वही समझ रहे हैं जो शिक्षक उनको समझाना चाह रहा हो सकता है कि आप उदाहरण देकर कुछ और समझा रहे हों और बच्चे कुछ और ही समझ रहे हों। इस पर एक कहानी याद आ रही है, लेकिन चूँकि यह एक वर्चुअल क्लास है और इसको अपलोड भी किया जाना है, तो वह उदाहरण किसी अन्य दिन में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, केवल इतनी बात करके कि इस विधि में यह भी त्रुटि होती है कि कमी रह जाती है कि आवश्यक नहीं कि बच्चे वही समझें जो आप समझ रहे हैं कि वो समझ रहे होंगे। इसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, और अगर किया भी जा सकता है तो एक सीमा तक। और चूंकि यह शिक्षक केंद्रित विधि है और बहुत सारे शिक्षकों की व्याख्यान देने की गति अलग अलग प्रकार की होती है। कई लोग बहुत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं, वैसे में जो बच्चे तेज गति से समझते हैं उनको थोड़ी बोरियत, जो शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बोरियत महसूस होती है। और कुछ शिक्षक बहुत धारा प्रवाह भाषण देने लगते हैं। उनके व्याख्यान में और धारा प्रवाह भाषण में अंतर
समझ में नहीं आता है, और बच्चे जब तक समझ पाएँ वो काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। तो आवश्यक नहीं कि जिस तेज़ी से शिक्षक व्याख्यान देता जा रहा हो उसी गति से बच्चे उसको समझ भी पा रहे हों। देयर में बी सम गैप। और बहुत सारे शिक्षक धारा प्रवाह संबोधन को ही व्याख्यान मान लेते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने शब्दों का चयन बहुत अच्छा किया है और बिना भटके लगातार बोले जा रहे हैं और हमारे पास वाणी का कौशल है, तो इसमें और व्याख्यान में जब आपके सामने शिक्षार्थी बैठे होते हैं उसमें अंतर होता है। लर्निंग या अधिगम वह नहीं है कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया। लर्निंग या अधिगम वह है कि शिक्षार्थी ने किस सीमा तक सीखा। आपने 100% अपना दिया, 100% पढ़ाया, एक एक बिंदु को आपने स्पर्श किया, लेकिन बच्चे कुछ नहीं समझे या आधा अधूरा समझे, 40 या 50 या 60% समझे, तो आपकी पढ़ाई, आपका अध्यापन उतने प्रतिशत तक ही सीमित रहा, चाहे आपका व्याख्यान, आपका संबोधन कितना ही धारा प्रवाह क्यों न हो। यथार्थ शिक्षण में और भाषण कला में अंतर होता है। यह देखना होगा कि बालकों की रुचि और सीखने की गति, शब्दों को पकड़ पाने की और तथ्यों को समझ पाने की गति क्या है। तो कहीं न कहीं व्याख्यान विधि में कोई न कोई चीज़ इसमें पीछे रह जाती है जिसकी आवश्यकता होती है।